हमारे साथ हैं पद्मश्री डॉक्टर यशवंत सिंह कठौत जी। यशवंत सिंह कठौत जी से कोई परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप हिमालयी क्षेत्र के इतिहास एवं पुरातत्वविद हैं और आपसे भी हमने काफ़ी सीखा है और लोग भी सीख रहे हैं। तो हम आज बात करेंगे उनकी जो नई कृति आई है अभी यशोधरा, उसके बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे और बातचीत भी करेंगे। कठौत जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपकी जो ये कृति है, जो अमूल्य धरोहर है यशोधरा, वो उसमें क्या चीज़ है जो एक माह पहले आई है? उसमें क्या चीज़ है पाठकों के लिए? अपने लेखन की यात्रा में मेरी अब तक 13 पुस्तक छप चुकी थी जी। और मैं अधिक पुस्तक छापने के पक्ष में नहीं हूँ। लोग तो कहते हैं कि मैंने 100 छाप दी। जी। अधिक छापने का मतलब नहीं है, लेकिन 13 पुस्तक मैंने छापी और ये 14वीं पुस्तक है यशोधरा। थे निबंध थे, शोध निबंध जो मैंने बड़ी सेमिनार में या कोई अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय उसमें पढ़े थे, वो उनको मैंने और अपडेट किया और वो छपे उस समय। तो मुझे एक बड़ी खुशी हुई कि उसका प्रत्येक लेख इतना इम्पोर्टेंट माना गया विश्वविद्यालय में कि उस पर शोध छात्रों ने एक एक थीसिस लिखना शुरू कर दिया। उनको आधार मिल गया, माने रूपरेखा मिल गई और अब उसको बढ़ाते गए। तो मुझे बड़ा उत्साह मुझे मिला उससे। तो फिर भी मेरे बहुत से लेख रह गए थे। तो मेरे मित्रों ने कहा कि जैसे आपने वो पहली वाली छापी, शेष जो लेख हैं जो इधर उधर पत्रिकाओं में बिखरे हुए हैं, कहीं हैं पड़े हुए, वो एक जगह में आने चाहिए ताकि हिमालय अनुसंधान पर एक जगह में ही सामग्री आ जाए। तो मैंने इसका स्वागत किया और इससे मुझे बड़ी स्फूर्ति मिली। जब कोई उत्साह दिलाता है तो लेखक को भी उत्साह होता है। तो मैंने उस पर उन लेखों को जमा करना शुरू कर दिया और 1 साल लगाया उनको अपडेट करने में। ये जो यशोधरा है, मेरे साहित्यिक मित्र उसका अलग अलग अर्थ लगाते हैं, लेकिन यशोधरा मेरी चिंतन धारा के अलग अलग कमल के पुष्प हैं वो, जिनकी जन्मभूमि ये हिमालय है, उत्तराखंड है, माने वहीं से उपजे हैं। तो मैंने इसको छपवाया और छप के अभी हाल में प्रकाश पाठकों के लिए उपलब्ध हो गई है। ये पुस्तक भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें 24 लेख तो शोध लेख हैं, और 3 लेख उसमें संस्मरणात्मक हैं। संस्मरण एक जैसे जो आपने यात्राएं की हैं या लोगों से मिले। तो एक लेख है स्वामी मनमथन पर। स्वामी मनमथन पर जितना लिखा गया मेरी समझ से वो कम ही है नहीं। अंजनी सैन से उन पर जो उनकी जीवनी छपी है उसके भूमिका में लिखा हुआ है। अभी तो उनके बहुत से पक्ष जो हैं अभी अंधेरे में हैं। तो मुझे बड़ा स्वागत किया। वास्तव में मैंने उसमें उनका जो संस्मरण दिया है वो कहीं नहीं छपा ना। तो एक तो स्वामी मनमथन का है इसमें। एक हमारे अंतरंग मित्र थे पार्थ सारथी डबराल, कवि, बहुत ऊंचे कवि थे। तो मतलब ये है कि उनकी मैंने उसमें जीवनी दी। फिर कैसे दी जीवनी दी? एक विधा है रौथान जी, किसी आदमी पर लिखने की या किसी आदमी पर उसके व्यक्तित्व को निखारने की एक विधा है, क्या? पत्र लेखन। मैंने देखा कि नागरिक प्रचारणी सभा ने जो पत्रिका छपी है बड़ी स्टैंडर्ड है। उसमें महावीर प्रसाद जी के पत्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी उनके पत्र छपे हैं। तो उन पत्रों की वजह से महावीर प्रसाद की जो जीवनी अलग से छपी होगी, उन पत्रों से ज्यादा प्रकाश पड़ता है, क्योंकि आप मुझे चिट्ठी लिखेंगे तो ज्यादा आत्मीय होगी, है नहीं? तो डबराल जी, पार्थ सारथी डबराल थे। इन्होंने मुझे बहुत सी चिट्ठियां लिखी। तो बहुत सी चिट्ठियां, उनमें से 25-30 चिट्ठी मेरे पास सुरक्षित थी। फिर मैंने उनको पढ़ा और उनको काल क्रम से रख के एक लेख उसका बनाया। उसमें
मुझ पर भी कुछ, मेरे व्यक्तित्व पर भी प्रकाश हो गया और उनके व्यक्तित्व पर भी प्रकाश हो गया। तो मैंने कहा हिंदी में एक विधा, एक एस्पेक्ट ये भी है किसी आदमी के जीवन को के लिए कि वो उनके पत्रों के द्वारा उसके व्यक्तित्व को निखारा जाए। तो दो लेख हो गए। और तीसरा है उसमें रुद्रनाथ की यात्रा। तो ये 3 उसमें संस्मरणात्मक हैं और 24 उसमें बड़े गहन माने शोध के हैं। जैसे सबसे पहले देवी उपासना। देवी उपासना पर मैंने शास्त्रों से जो कुछ लिया वो तो लिया, लेकिन उसके बाद देवी उपासना की पद्धति उत्तराखंड में कैसी है, माने कैसी उसकी उपासना की जाती है, उसको मैंने एक इतिहास के उससे ढंग से आगे बढ़ाया। ऐसे उसमें जैसे गोपेश्वर है, एक गोपेश्वर पर एक संपूर्ण लेख है और वो पुरातत्व पर आधारित है। उस पर बद्रीनाथ पर लेख है, उसमें करुणाश्रम पर लेख है। उसमें एक लेख बहुत ऐसा है, अमूल्य है, नाथ संप्रदाय पर है। नाथ संप्रदाय हमारे गढ़वाल में एक बार जैसे बहुत प्रचलित था और इतना प्रचलित था कि महाराजा अजयपाल नाथपंथी हो गए थे और उनके बाद उनके बहुत से राजाओं ने भी नाथपंथ का अनुसरण किया। तो मुझे वो नाथपंथ के जो ये वो था बस्ता, वो आज से 40 वर्ष पहले मिल गया था कहीं किसी गांव में, लेकिन चूंकि मेरा लेखन और चल रहा था तो मैंने उसको रखा रहा। लेकिन जब मेरा लेखन उससे हट गया तो मैंने उस बस्ते को निकाला और उस बस्ते में जो पुस्तकें थी उनका अध्ययन किया और उसके बाद जो निष्कर्ष निकला मैंने उस लेख में किया। उस लेख में कहीं पर किसी छपी हुई पुस्तक को उद्धृत नहीं किया गया, छपी हुई नहीं, वो सब जो हाथ की लिखी हुई है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट लेख है। मैं थोड़ा आपसे ये जानना चाह रहा था कि एटकिंसन के कई आंकड़ों से आपने अपडेट करके लिखा है, तो आप उनको किस रूप में देखते हैं एटकिंसन को, जो अंग्रेज लेखक थे? अनुराधा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। और कल जो ये निशंक जी का जो लेखक गांव था वहाँ पर भी मैंने वही कहा कि एटकिंसन एक लैंडमार्क है हमारे उत्तराखंड की हिस्ट्री का। लैंडमार्क इस मायने में नहीं कि उन्होंने सारा सच्चा और सही कहा, लैंडमार्क इस रूप में कि उसने सबसे पहले हमारे उत्तराखंड की हिस्ट्री का बीजारोपण किया। उससे पहले एटकिंसन की जो पुस्तक है गजेटियर में जो उसमें हिमालयन डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट माने जिला नहीं, यहाँ पर हिमालयन डिस्ट्रिक्ट माने हिमालय प्रदेश उसने लिखा। तो ये लिखना उसने शुरू किया 1880 में और 84 में वो पुस्तक छपी। तो मतलब ये है कि जो इतिहास लिखे गए, जैसे हरिकृष्ण राठौड़ जी ने लिखा या वहाँ 1938 में उन्होंने लिखा, बद्रीनाथ पांडे ने, सब उसी पर आधारित है। और मैं यहाँ तक कहूँगा कि शिव प्रसाद डबराल जी की भी आदि पुस्तक उन्हीं पर आधारित है। तो एटकिंसन का महत्व इस बात में है कि उसने सबसे पहले उत्तराखंड की हिस्ट्री का बीजारोपण किया और अपनी भूमिका में भी स्पष्ट कह दिया बड़ी विनम्रता से कि ये मैं बीजारोपण समझिए इसको, लेकिन भावी विद्वान इसमें आगे बढ़ाएंगे इसको। चूंकि ये पुस्तक जो है हमारे उत्तराखंड के विद्यार्थियों के लिए, पाठकों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए आधार ग्रंथ है। इसलिए उसमें जो भ्रांतियां थी उनको ठीक करना बहुत जरूरी था। क्योंकि अगर वो भ्रांतियां ना ठीक की जाती तो वो सिलसिला चलता रहता। हाँ, तो मैंने पूरे 8 वर्ष की मेहनत से मैंने उसके जो हिमालयन डिस्ट्रिक्ट जो पुस्तक है उसका वॉल्यूम 2 है। वो वॉल्यूम 2 में 3रा, 4था, 5वां, 6ठा, 7वां जो अध्याय हिस्ट्री पे हैं, उन्हीं अध्यायों का मैंने 8 वर्ष तक अध्ययन किया। और उसके बाद अभी पिछले 2 साल पहले उस पर पुस्तक छपी है, एटकिंसन का मध्य हिमालय का इतिहास। और वो मतलब ये कि एक नई सामग्री है और उसमें लोगों के ये होगा कि हम जो लिख रहे हैं वो सही है या गलत। उदाहरण के लिए एक बात कहूँगा मैं, उदाहरण के लिए उस विद्वान ने, मैं ये कहता हूँ, मेरा मानना है, बहुत से लोग कहते हैं उसने गलत लिखा है, उसने इसमें समझ ही नहीं है, उस हरिकृष्ण जी ने वहाँ पर गलत लिखा है। कोई भी लेखक अपनी पुस्तक को गलत नहीं करना चाहता।
नहीं करना। लेकिन ये कहिए कि हरिकृष्ण जी के जमाने तक ज्ञान की उतनी ही सीमा थी। वैसे एटकिंसन ने इतनी कोशिश की, इतनी कोशिश की उसने। देखिए आजकल खस पर ज्यादा चर्चा चल रही है, खस जाति पर। उसने खस पर इतने रेफरेंस हमारे पुराणों से और यूरोपीय किताबों से इकट्ठे किए कि आजकल का कोई विद्यार्थी उतना कर ही नहीं सकता। यद्यपि उसका निर्णय की बात नहीं कर रहा हूं मैं, माने जो जिस नतीजे पर पहुंचा वो नतीजा गलत हो सकता है, लेकिन रेफरेंस उसने बहुत खोजी। अच्छा, तो उसके हम नतमस्तक होते हैं एटकिंसन के लिए। और उसकी जो कुछ भ्रांतियां थी, जो कि दो बातों से हुई भ्रांतियां। एक तो उस समय कुमाऊं कमिश्नरी थी और ये लोग जो अंग्रेज अधिकारी होते थे वो नैनीताल में बैठते थे, तो वहाँ के जो पंडित होते थे अब उनको तो इतिहास का ज्ञान था नहीं, जैसे सुनी सनाई बातें उन्होंने एटकिंसन ने कह दी और एटकिंसन ने उसको लिख डाला। एक तो इससे गलती आ गई उनके उसमें। दूसरी गलती वो आपने सुधारी, वो सुधारी बहुत बढ़िया। और दूसरी गलती उसके इसमें आई, थोड़ा उसका साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी दृष्टिकोण था। माने अपने पश्चिम के देश को, अपने यूरोप के देश को उन्हें प्रोत्साहित वो ज्यादा महत्व देता था। और जो भी अच्छी चीज आई भारत में वो कहता था कि वो पश्चिम से ही आई। दो दृष्टिकोण से उसके इतिहास में कुछ गलती आ गई। जी। वो आपने अपडेट किया। अच्छा, एक उदाहरण दूंगा मैं। जैसे एक उदाहरण है, उसने लिख दिया कि कुमाऊं की जो कत्यूर घाटी में जो कत्यूरी राजवंश था, कत्यूर घाटी में कत्यूरी राजवंश था, उसकी उत्पत्ति काशगर और काबुल के जो कठोरमान राजा थे, वही कठोरमान राजा जो है वो कत्यूर घाटी के राजा, इनका मूल जो है वहीं से आए, जबकि ये गलत है। काबुल के कठोरमान और कुमाऊं में आए वहाँ राजा बने, ये असंभव बात है, ना हिस्ट्री कुछ बताती है। लेकिन उसने क्या किया कि पश्चिम से आए, ये राजवंश अच्छा है तो वो पश्चिम से आए होंगे। तो आपने उसको अपडेट किया, तो आपने संदर्भ वो कहाँ से लिया? मैंने संदर्भ अपने स्थानीय इतिहास से ही लिया। हाँ, कि कठोरमान जो है उसने शब्द साम्य को महत्व दिया। माने कठोरमान और कत्यूरी ऐसा समझा उसने कि जैसे एक ही शब्द हो, शब्द साम्य से नहीं होता है। कत्यूरी जो थे लोकल राजवंश था और जब कार्तिकपुर का राजवंश समाप्त हुआ तो उसी के खंडरों पर कत्यूरी राजवंश का उदय हुआ। कठोर जी, जब आपको पद्मश्री मिला तब तो आपकी 10 की किताब आई थी, तो 10 किताब में आपको पद्मश्री मिल रहा है, तो उस दिन आप कहाँ थे? गांव में थे? कि जनवरी की बात थी शायद। जनवरी की बात थी। तो मैं उस दिन अपनी अलमारी की पुस्तकों को जरा बाहर धूप में रख रहा था, क्योंकि साल भर में एक बार धूप दिखानी थी उनको। तो देखा तो चौथाई किताबों पर दीमक लग गई थी और मैं बहुत मायूस था। और मैंने धूप में रखी हुई थी और जो दीमक ने ख़त्म कर दी थी वो अलग रखी हुई थी, ढेर बना के। इतनी सुंदर किताबें थी कि जिनसे बचपन से मुझे प्रेरणा मिली थी वो अलग। जब मैं ऐसे आंगन में टहल रहा था, उसी समय करीब 1:30 बजे की बात है, 1:30 बजे की बात है, गृह मंत्रालय से दिल्ली से मुझे फोन हुआ। अच्छा। तो उन्होंने कहा मैं गृह मंत्रालय से सचिव बोल रहा हूँ, बधाई दे रहा हूँ आपको, आप पद्मश्री के लिए चयनित हो गए। अच्छा, तो बहुत खुशी हुई। और वो जो मेरा गम था, जो दुख था उस किताबों का, थोड़ा सा हल्का हो गया। लेकिन कई लोग क्या होते हैं कि ऐसी खुशी के उसमें उछलने लगते हैं। मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ। मैंने पहले ही सोच लिया था, जब हमारे कागजात डीएम के द्वारा पहुंचे शासन को, मैंने उसी समय समझ लिया था कि यदि मेरे कागज ठीक तारीख में ठीक प्रॉपर से चले गए होंगे तो मुझे जरूर पद्मश्री मिलेगा। क्योंकि जितने लोग पद्मश्री मैंने देखा पौड़ी में, जितने पद्मश्री के लिए अप्लाई कर रहे थे वो हमसे कम ही थे। तो मैंने समझ अगर वहाँ ठीक टाइम पर पहुँच गया तो वो मुझे जरूर मिलेगा। तो आपने क्या बोला उनको? सचिव ने क्या पूछा कि आपको? नहीं, बस उन्होंने केवल मुझको दी सूचना दी। उन्होंने कहा अग्रिम
सूचनाएं आपको लगातार आती रहेंगी, माने उसकी डेट जो होते हैं वो आती रहेंगे। लेकिन हम पहले वो, क्योंकि उस समय उनको आ गए गजट ना उनके पास, जी तो उन्होंने सूचना दी, सबको दी होंगी जिन जिन को मिला। जी जी। इसमें केवल उत्तराखंड से मुझे को मिला 2024 में 24 में 2024 में 2024 में हाँ, आपको ही मिला। हाँ, और आप इसके वास्तव में हकदार थे। और जो कि पद्म श्री जो आपसे पहले ले चुके हैं, शेखर पाठक जी ने भी अपने हाँ, वक्तव्य में कहा है। हाँ, और एक बात मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों यहाँ पर उत्तराखंड में 14 नाम चेंज हुए थे, जिसमें एक नाम मियाँ वाला भी था। हाँ, तो मियाँ वाला का नाम उसमें मैंने ही सोशल मीडिया में ये लेख लिखा था और आपकी किताब के हवाले से लिखा था। वो किताब का नाम था उत्तराखंड का नवीनतम इतिहास। हाँ, नवीन उसमें 3-4 वॉल्यूम हैं, तो हाँ। एक मेरे पास सभी वॉल्यूम है। तो अच्छा। उसमें एक संदर्भ आपने दे रखा है हाँ, कि प्रदीप साहा जब गढ़वाल रीजन हाँ, था, बिल्कुल। लेकिन जब गढ़वाल रीजन था तो वहाँ हिमाचल प्रदेश से वो आती थी, वो रणावत लोग आए उनके साथ, और उनको गढ़वाल के राजा ने जागीर के रूप में मियाँ वाला को दिया। तो मियाँ वाला के बारे में हमने करेक्शन ये बताया कि मियाँ वाला जो है पहाड़ की क्षत्रिय राजपूत कौम है, जाति है ये, कि न कि ये मियाँ वाला मतलब मुसलमान है। हाँ, तो उस बात को हमारी माना गया। लेकिन इसका सबसे बड़ा आधार जो है ये आदरणीय कठौत जी थे, और हम तभी से मिल रहे हैं, 2-3 साल पहले मिले थे। और मैं थोड़ा सा वो गढ़वाल का ये जो उत्तराखंड का नवीनतम इतिहास है, वो जो आपकी कृति है 2-4 ये वॉल्यूम में, तो आपने राजशाही का बिल्कुल एक एक पन्ने में रेफरेंस के साथ वो पूरा गढ़वाल क्षेत्र से पूरा वर्णन कर रखा है। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा एक संक्षिप्त सी टिप्पणी। आप बहुत अच्छा जो भी प्रश्न कर रहे हैं, बहुत अच्छा सामयिक और जी बहुत अच्छे प्रश्न है ना। हिस्ट्री को लिखना जी बहुत कठिन काम भी है कठिन। ना, क्योंकि पहले वाली हिस्ट्री नहीं रह गई कि दादी ने ऐसा कहा था, नानी ने ऐसा कहा था, कहानियों के रूप में से। हिस्ट्री आज एक साइंस हो गया है जो कि शिलालेखों पर आधारित है, सिक्कों पर आधारित है, ताम्रपत्रों पर आधारित है और प्रमाणों पर आधारित है। तो मैंने जो हिस्ट्री लिखी उसका मुख्य आधार मैंने पुरातत्व माना, और इसने मेरी हिस्ट्री को जो सफल बनाया इसी चीज को बनाया पुरातत्व। और इसके पीछे मैं एक बैकग्राउंड में कह दूं कि मैं हिस्ट्री का अध्ययन मैंने पहले नहीं किया, पहले मैंने पुरातत्व का अध्ययन किया। क्या एक दिन का छोटा प्रसंग है कि पौड़ी में हम योगम्बर सिंह भंडारी जी के घर में बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा बातचीत के दौरान कि कठौत जी, आपने जो कुछ लिखा पुरातत्व में, ये प्रतिमा विज्ञान है, ये मुद्रा शास्त्र है, फलाना है, शिलालेख शास्त्र है, पैलियोग्राफी है, एपिग्राफी है, इसको आम लोग नहीं जानते, इसको पुरातत्व ही वाले जानेंगे। लेकिन आप हिस्ट्री लिखिए वो आम जनता के लिए होगी। तो मैं जब घर आया तो उनकी बात मेरी चुभ गई कि वाकई जनता को तो हिस्ट्री चाहिए, जनता को हिस्ट्री चाहिए, वो प्रतिमा विज्ञान और वो मुद्रा शास्त्र वो क्या है वो। तो मैंने कहा बात सही है जी। तो मैं आधार भूमि तो थी मेरे पास जी। तो मैंने पुरातत्व को आधार मानकर जो लिखा उसने उसको ज्यादा प्रमाणिक बना दिया जी। चाहे प्रदीप शाह पर लिखना है, चाहे किसी चीज पर लिखना है। अच्छा, फिर क्या है कि गढ़वाल की हिस्ट्री वजीर साहब ने लिखा, बहुत मेहनत से लिखा उन्होंने, कमियां रह जाती हैं। और उस समय हिस्ट्री का कंसेप्ट भी ऐसा नहीं था कि कोई वैज्ञानिक कंसेप्ट, उस समय हिस्ट्री का था कि कहानी है हिस्ट्री। तो मैंने उत्तराखंड की हिस्ट्री के लिए जो लखनऊ में टेरी स्टेट से जो पुराना रिकॉर्ड था, पहले वो इलाहाबाद गया जी। और इलाहाबाद जाके वो कुछ साल वहाँ रहा, और उसके बाद अब स्टेट आर्काइव्स में, अभिलेखागार में, स्टेट अभिलेखागार लखनऊ में है, वहाँ भी गए आप? हाँ जी, उसके लिए गया। तो वहाँ पंजी संख्या 1, पंजी संख्या 2, 7 पंजियाँ हैं, 7 पंजियाँ हैं। और मुझे जैसे मिल सकी उन्होंने कहा 1 और 2 तो जो है इतना जीर्ण हो गई कि अगर आप पन्ना यूं करेंगे तो वो फट जाएगी। वो हमने किसी भी पाठक को नहीं दिया, वो बस ऐसा रखा हुआ कि बिल्कुल भाई
लेकिन तीसरा चौथा पांचवा वो हमने वहाँ से फोटो स्टेट करवाई और उसका अध्ययन किया। मुझे उसको पढ़ के इतिहास का जो परमार हिस्ट्री का जो वो है माने डिटेल उन्हीं से प्राप्त हुआ। उन्हीं से प्राप्त। हाँ, उदाहरण के दे के प्रदीप शाह है ना, पूरा रजिस्टर पड़ता है प्रदीप शाह पे है। और हमारे यहाँ ये इल्ज़ाम लगाया जाता है हमारे हिंदुओं के इतिहास पर कि मुसलमानों के यहाँ तो लेखवार रहते थे, वो ये लिखने वाले रहते थे रोज़मर्रा की घटना, लेकिन हिंदू राजाओं के यहाँ नहीं होती थी। मैं आपको बताऊं, प्रदीप शाह के टाइम में उनके दैनिक और हर घंटे की इतिहास लिखने वाले थे। उसमें देखा मैंने माघ इतने गते को फलाने राजा को निमंत्रण दिया गया, वहाँ दूत भेजा गया, वहाँ ये कर दिया गया। माने हमारे यहाँ भी ये हमारे पंवार राजाओं पर ये आक्षेप नहीं लगाया जा सकता है कि उन्होंने हिस्ट्री नहीं लिखी। उन्होंने जो लिखवाई और लिखी उनमें से बहुत सी चीज़ें गायब हो चुकी हैं, बहुत सी चीज़ें गायब, लेकिन जो मिला उससे ये मालूम होता है कि उन पर हिस्ट्री वाली बुद्धि भी थी। हाँ, और उन्होंने ऐसी हिस्ट्रियाँ लिखी है। और लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आप कैप्टन सुरवीर सिंह पंवार के पुरातत्व एवं इतिहास लेखन को किस रूप में देखते हैं? कैप्टन साहब सुरवीर सिंह जी हमारे आदरणीय हैं, पूज्य हैं। वो हमारे भजन सिंह जी के ही साथ के हैं, हमसे बहुत ही सीनियर हैं। तो लेकिन ऐसा संयोग हुआ, मैं उसको संयोग क्या कहूँ, मैं तो कहूँगा कि मेरा सौभाग्य है कि मेरा गोपेश्वर जो ट्रांसफ़र जो हुआ टेरी हुआ, और उस समय सुरवीर सिंह जी पुराना दरबार में रहते थे और उनकी और मेरी रुचियाँ एक जैसी थी, सांस्कृतिक थी, इतिहास की थी। तो पुराना दरबार हमारे अध्ययन का, हमारी चर्चाओं का, विमर्श हिस्ट्री पर विमर्श करने का एक अड्डा बन गया। वो मेरे यहाँ आते थे, घर में मेरे यहाँ आते थे, मेरे बच्चे थे, नमस्कार करते थे, वो कहते थे, कुछ पूछते थे उनसे तो कहते थे, हमारे बच्चे हिंदी में बोलते थे, तो उनकी एक लट्ठी होती थी हाथ में, तो उनके सिर पर खट खट ऐसे लगाते थे, तुम हिंदी में बोल रहे हो, गढ़वाली में क्यों नहीं बोलते? गढ़वाल के राजाओं का गढ़वाली से बहुत बड़ा प्रेम था, समझ गए। ठाकुर साहब तो क्या कहें, वो हमने लास्ट टाइम तक मानवेंद्र शाह में भी देखा, या मानवेंद्र साहब में देखा, महाराजा गढ़वाली के प्रति उनमें असीम प्रेम था। तो ठाकुर साहब गढ़वाली में बोलते थे। अच्छा, तो मैं ठाकुर साहब और मैं एक बार हम वहाँ गए, गडोलिया के पास एक वो गांव है जो डूब सा गया है मेरे समझ से, देवल गांव है वहाँ, नीचे सड़क से नीचे जो घनसाली को जाती है सड़क, एक साथ गए, वहाँ भी हमने बहुत सी चीज़ों की नई खोजबीन की। हाँ, माने उनके बरामदे में बैठकर भी हमने इतिहास का विमर्श किया, उनकी पुस्तकें पढ़ी, बल्कि मुझे विशेष रूप से दिया करते थे जो बहुत पोसी पुस्तकें होती थी, उनकी पुस्तकें पढ़कर मैं इधर उधर घूम के हम एक साथ रहते थे। उनसे मेरी बड़ी भारी श्रद्धा है और उनसे मेरी बड़ी शिकायत भी है। शिकायत ये है कि ठाकुर साहब इतने संपत्तिवान थे, इतने, उनकी पत्नी को रानी साहिबा कहते थे लोग, रानी साहिबा। कभी मैंने ठाकुर साहब को तेग बहादुर रोड, ये देहरादून में यहाँ पे कोठी है, तेग बहादुर रोड में यहाँ पर अपनी कोठी में न उनको कभी उन साहिबा, रानी साहिबा का साथ देखा, न टेरी में देखा। तो एक दिन मैंने क्या हुआ कि ठाकुर साहब अपने नाती के, ये भवानी शाह रहे, भवानी प्रताप रहे हों या वो कीर्ति, दोनों में से राजस्थान गए थे ये पैदा, इनके चौड़ाकर में गए। अच्छा, चौड़ाकर में गए, वहाँ से बहुत से फोटो लेते आए, पुराना दरबार में मुझे बताई उन्होंने फोटो, तो देखी मैंने, अच्छा ये फलाना है, ये फलाना है। जब उन्होंने अपनी रानी साहिबा को दिखाया, मैंने कहा ठाकुर साहब उम्र में तो बड़े थे लेकिन हमारी काफी घनिष्ठता हो गई थी, घनिष्ठता होने से आदमी खुल के बोलता है, साहित्य के कारण। हाँ, साहित्य के कारण। मैंने कहा ठाकुर साहब आप साथ क्यों नहीं रहते, ये पूछा मैंने उनसे, जबकि हमसे बहुत बुजुर्ग थे।
तो उसका जवाब देना वो टाल गए। मुझे शिकायत ठाकुर साहब से ये है कि यदि उनका सामंजस्य पत्नी से रहता तो उनकी अकाल मृत्यु न होती, माने 10 वर्ष और जीवित रहते। 10 वर्ष और जीवित रहते। मैंने देख पुराना दरबार में कभी जेब में मूंगफली रखी हुई है और दिन का भोजन और मूंगफली चबाई और हो गया। अरे उनको तो दूध चाहिए, अच्छा खाना चाहिए था। तो उनको पुराना दरबार ही पसंद था, उनको यहाँ नहीं रहना पसंद करते। अच्छा, और क्या कि बिजली काट दी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मेरी किताबें जल जाएंगी और वो जो उसके हैं क्या कहते हैं देवदार के जो खंबे हैं फलाना है वो सारा भस्म हो जाएगा। सारी वहाँ की वो कटवा दी। अच्छा, बिजली? हाँ, बिजली। और एक विद्यार्थी था उनका एक साइड रूम में रखा हुआ, वो उनके लिए कभी पानी नहीं आता था, लेकिन विद्यार्थी ठहरा, वो कभी कभी अपने घर चला जाता था। तो आप देखो ये शेखर पाठक है ना, जो शेखर पाठक को मैंने वहां देखा उनकी टहल बर्दाश्त करते हुए और पानी लाते हुए गागर पे। अच्छा, हाँ, पुराने दरबार में? पुराने दरबार में। अच्छा, 2 थे ये, एक तो अजय सिंह रावत, हेड ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट, प्रोफेसर। अच्छा, अजय रावत भी? राजय रावत तो वहीं से तो उनकी सारी उन पर जो हिस्ट्री की वो है चमक। ये उनके सामान लाते थे, पानी उन्हें लाते थे बल्टी। मेरे ख्याल से रामचंद्र गुहा का भी थोड़ा था उनसे जुड़ाव था। हाँ, उनसे जुड़ाव था। हाँ। लेकिन अच्छा क्या हुआ, ठाकुर साहब का बाजार में नहीं बैठते थे। किसी दुकान में बाजार में नहीं बैठते थे। अगर जब कभी मैं उनसे मिलने जाता था ऊपर तो नहीं रहते थे, तो मैं समझ जाता था कहाँ होंगे, मुझे पता था कहाँ होंगे। सीधे महावीर प्रसाद गैरोला जी के यहाँ, उनके यहाँ बैठते थे। अच्छा, मैंने तो कहते थे वो गुरु भाई हैं, गुरु भाई हैं, पर उन्हीं के यहाँ बैठते थे। पर तो मैं सीधे गैरोला जी के यहाँ चला जाता था। अच्छा, फिर गैरोला जी? हाँ, फिर वहाँ चला जाता। आप प्रताप इंटर कॉलेज में कितने साल रहे? मैं 6 साल रहा। अच्छा, 6 साल तक। और वहीं से आपका शुरू हुआ पुस्तक लेखन का, ये साहित्य? हाँ, मैं उस समय मेरे पीएचडी का चल रहा था, शोध चल रहा था जी। तो तेरी आकर भी मुझे बड़ी मूल्यवान चीजें, जो ये भागीरथी घाटी है ना जी, और जो लंगना घाटी है ऊपर, और बूढ़ा केदार तक फलाना बहुत सामग्री मिली, बहुत सामग्री मिली। मैं बहुत ही आभारी हूँ उस सेवा काल का जी जी, कि मैं वहाँ पे रहा। वही कंप्लीट हुई। हाँ, वही कंप्लीट। और उन्होंने बताया था मुझे पिछले दिनों, शेखर पाठक जी ने, उनका भी इतिहास में काफ़ी अच्छी गहरी जानकारी है और उनकी तमाम पुस्तकें हैं शेखर पाठक जी की। शेखर पाठक जी का ये कहना था कि उच्च शिक्षा वाले, मतलब यूनिवर्सिटी वाले, वो काम नहीं कर पा रहे जो आपने इंटर कॉलेज में रह के किया और इतनी कम सुविधाओं में किया, और आप जाते थे। और इसी तरह से आज हम एक पुस्तक की चर्चा के बहाने आज मिले थे, अब दूसरी पुस्तक की चर्चा के बारे में हम जरूर मिलेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर मिलेंगे। मैं शीशपाल गोसाई, देहरादून।